हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले सर में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिराजुद्दौला के बारे में। अभी आपको पता है हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमने सबसे पहले क्या शुरू किया था वो आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ, ताकि जब हम इस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, तो आपको अगर आपको पिछली वाली चीज़ें थोड़ी सी अगर आप इससे कनेक्ट कर पाओ तो आप चीज़ों को और ही अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको मैं रिकैप करवाऊंगा कि हमने पीछे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर आपको पता हो कि हमने सबसे पहले शुरुआत किया था कि बंगाल में कैसे अंग्रेज आए थे, कैसे धीरे धीरे बंगाल के एक शासक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन कौन से युद्ध हुए थे जब तक बंगाल हमारे टॉपिक में रहता है। जैसे कि हमें पता है कि प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध होता है, ऐसे कई सारे युद्ध हुए थे जो हमने शुरू वाली क्लास में हमने देखे थे, उसका ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अलीनगर की संधि के बारे में पढ़ा था, डिटेल में अच्छे से हमने समझा था। उसके बाद हमने क्या निर्धारित किया था कि हम धीरे धीरे करके जितने भी जो महत्वपूर्ण जो बंगाल के शासक हुए हैं, नवाब हुए हैं, उनको हम कवर करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे डी ग्रुप का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी प्री लेवल का एग्जाम हो, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो वो हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ा था, उसकी 2 भी पार्ट आए थे और हमने इसको आराम से समझा था अलीवर्दी खां के बारे में। अगला जो नवाब आता है वो कौन आता है, सिराजुद्दौला आता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप देख सकते हो MSUE, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि M मतलब क्या है कि बंगाल का पहला शासक कौन बना था, तो मुर्शिद कुली खां था, जो कब से कब तक था, 1713 से 1727 तक वो नवाब था। उसके बाद कौन था, शुजाउद्दीन था, जो 1727 से 1739 तक बंगाल का शासक था। उसके बाद सरफराज खां आता है, वो कब से कब तक था, 39 से 40 तक था। फिर ए मतलब अलीवर्दी खां जो हम पढ़ चुके हैं, वो नवाब बनता है बंगाल का 40 से 56 तक। उसके बाद आता है एस मतलब सिराजुद्दौला, जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका टाइमिंग क्या थी, तो 56 से 57 के टाइम में। इसके बाद कौन आता है, मीर जाफर, और फिर मीर कासिम, और फिर दोबारा से मीर जाफर आता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो बंगाल के शासक थे जो हम डिस्कस करेंगे। हमने इसमें अलीवर्दी खां हम कर चुके हैं, अभी हमारा सिराजुद्दौला चल रहा है, बाद में हम मीर जाफर पढ़ेंगे, मीर कासिम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम जो इनका पहला जो शासक था मुर्शिद कुली खां, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपको पता है ना, बंगाल की जो राजधानी थी वो 3 बार चेंज हुई थी, मतलब 3 राजधानी थी बंगाल की। कौन कौन सी, सबसे पहले हमें पता क्या थी, ढाका थी। ढाका से फिर क्या होती है, मुर्शिदाबाद चेंज होती है। कौन करवाता है, मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का पहला शासक था। फिर दोबारा चेंज होती है, कहाँ से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कौन करवाएगा, आगे जाकर मीर कासिम करवाएगा। जैसे जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, मेरे पीछे पीछे आपको बोलना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें आपके बुक्स में लिखी पड़ी है और बोर्ड पर भी लिखी पड़ी है और ये ऐसे ही रह जाएगी। आप कभी इनको याद कर ही नहीं पाओगे जब तक आप इसका मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि मैं खुद की रिवीजन करता हूँ, अब बस फ़र्क इतना है उसको मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए इसको मल्टीपल रिवीजन करने की, और आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर देखने में अगर दिक्कत आती है तो मैं हर एक शब्द आपको बोलकर बताऊँगा कि मैंने कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और आपको ऐसे कैसे नोट्स आपके बनाने हैं आपकी नोटबुक में। इससे होगा क्योंकि जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपके कम टाइम में आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, वरना आप बुक्स लेकर चाहे आप बैठे रहना, वो पूरी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। या फिर जैसे हम आज तक नोट्स बनाते आए हैं कि जैसा बुक में लिखा है वैसा का वैसा उठाकर हमने अपनी नोटबुक में छाप दिया, तो वो तो हमने एक दूसरी बुक ही पब्लिश कर दी। हमें वैसा नहीं करना, हमको एक शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाने होते हैं। इसके लिए आप ऐसे कैसे आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने ये वीडियो है। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, आप वीडियो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, और पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी, और फिर ये पूरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की हमारी सिराजुद्दौला के बारे में,
जो कि बंगाल का 5वां नवाब था। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये 5 से 6 बुक्स का कलेक्शन है। पिछले जो क्वेश्चन एग्जाम में है उनको मैंने उठाया है, प्लस में विकीपीडिया इंटरनेट से भी मैंने डाटा कलेक्ट किया है और वो सारा आपकी स्क्रीन पर है। जितना आपको लिखने वाला है जरूरी है और जो समझाने वाला है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। देखिए, सिराजुद्दौला ने, हम ऐसा मानकर चलते हैं कि इसने देखिए 1756 से 1757, चाहे इसने 2 साल या 1 साल तक इसने शासन किया था, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि इसके बाद जब ये बंदा हिस्ट्री से गायब हो जाता है तो उसके बाद से जो अंग्रेज थे वो रियलिटी में भारत पर अपना शासन करना शुरुआत कर देते हैं। क्योंकि इसका अंत किससे होगा? जब भी हमें पता है कि प्लासी का जो युद्ध होगा, ये आपको पता है पहले से ही, मुझे पता है कि उसमें सिराजुद्दौला हमें पता है कि मारा जाता है बाद में, और उसके बाद से ही बंगाल पर अंग्रेज़ों का जो बढ़िया वाला शासन था वो शुरू होता है। और वही अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में हमें 1947 तक संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए ये बंदा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर बंदा पूछने वाला ज़बरदस्त हो तो। ओके, तो चलिए अब हम इसके बारे में पहले फैक्ट पढ़ते हैं, फिर आपको मैं बीच में कहानी बताऊंगा कि क्या चीज़ कैसे हुई, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सके और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके लॉन्ग टाइम के लिए। तो सबसे पहली बात कि जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल का कौन सा नवाब था? कौन सा नवाब था? 5वां नवाब था। कौन सा था? 5वां नवाब था। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सिराजुद्दौला से पहले बंगाल का नवाब कौन था? कौन था? अलीवर्दी खां था सिराजुद्दौला से पहले। सिराजुद्दौला के बाद में नवाब कौन बना था? तो कौन बना था? मीर जाफर बना था सिराजुद्दौला के बाद का। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि पहले नवाब कौन था और बाद में नवाब कौन था सिराजुद्दौला से। पहले अलीवर्दी खां, बाद में मीर जाफर, बीच में सिराजुद्दौला। कब से कब तक रहा था ये? तो ये 9 अप्रैल 1756 में बना था और 23 जून 1757 तक ये नवाब रहा था। क्योंकि 23 जून को क्या होता है? 1757 को हमें पता है प्लासी का युद्ध होता है और उस युद्ध में धोखे की वजह से सिराजुद्दौला उसमें मारा जाता है, लड़ाई हार जाता है और इसका जो शासन का टाइम था वो खत्म हो जाता है। तो ये बंगाल का नवाब बना था 5वां, 23 जून 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक। अब कुछ चीज़ें आप जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, हो सकता है कि छोटे एग्जाम में ना पूछे, पर बड़े एग्जाम में जिसमें एक क्वेश्चन के 2 से 3 आंसर दिए होते हैं, हमसे पूछते हैं ए और बी सही है या बी या सी सही है, तीनों सही है, उनमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या था सिराजुद्दौला का? तो क्या था? नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। क्या था? नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला। पिता का नाम क्या था? जैन उद्दीन। क्या था? जैन उद्दीन। माता का नाम क्या था? तो अमीना बेगम। क्या था? अमीना बेगम। इन दोनों की संतान का नाम क्या था? सिराजुद्दौला, जिसका जन्म कब हुआ था? 1733 में इनका जन्म होता है। अब देखिए 1733 में जब इनका जन्म होता है उसी टाइम एक और घटना घटती है। क्या? मैंने आपको क्या बताया था, इनसे पहले नवाब कौन था? अलीवर्दी खान था ना। तो अलीवर्दी खान की जो लड़की थी उनका नाम था अमीना बेगम, और अमीना बेगम का लड़का था सिराजुद्दौला। यानी सिराजुद्दौला के नाना का नाम क्या था? तो अलीवर्दी खान था, जो बंगाल का इनसे पहले नवाब था। ओके, तो जब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला का जन्म होता है उसी टाइम अलीवर्दी खान क्या बन जाता है? बिहार का नायब नाजिम का पद उन्हें मिलता है, यानी डिप्टी सूबेदार बन जाते हैं वो 1733 में। ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो जब हमने अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ा था तब हम ये चीज़ें कर चुके हैं 1733-39 वाली, कि पहले ये नायब नाजिम बनते हैं, बाद में नायब बनते हैं बिहार के। ये चीज़ें हम कर चुके हैं, लेकिन अभी आपको मैं चीज़ें रिलेट करा रहा हूँ ताकि चीज़ें याद रह सके। तो क्या होता है, जब भी सिराजुद्दौला का जन्म होता है तो इनके नाना क्या बन जाते हैं? बिहार के नायब नाजिम बन जाते हैं। यानी उनके लिए इनका जन्म क्या था? एक बहुत ही
शुभ आप बोल सकते हो, यानी इनका प्रभाव इन पर बचपन से ही था, क्योंकि इसके नाना को पता था कि तेरे जैसे इसका जन्म हुआ है तो मुझे इतना बड़ा पद मिला है, तो ये मेरे लिए क्या है, भाग्यशाली है। और भाग्यशाली था भी, कैसे हम आगे देखेंगे। तो अगली बात कि जब सिराजुद्दौला की डेथ होती है, इनकी मृत्यु होती है, तो इसका मकबरा कहाँ पर होता है, तो वो है खुशबाग के अंदर। तो क्या था कि 1733 में जैसे इनका जन्म होता है उसी टाइम इनके जो नाना थे, उनका नाम क्या था, अलीवर्दी खां, जो इससे पहले क्या थे, बंगाल के नवाब थे, वो क्या बन जाते हैं, बिहार के नायब नाजिम बन जाते हैं। अब क्या था कि जैसे ही ये नायब नाजिम बनते हैं तो इनके नाना क्या कहाँ पर रहने लगेंगे, ये उस टाइम जो वहाँ का राजघराना था, जो महल था नवाब का, उसमें रहते थे। तो वहीं पर ही जो सिराजुद्दौला है उसका जो पूरा बचपन था, उसकी एजुकेशन थी, ट्रेनिंग थी, वो सारी वहीं पर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये बात थी यहाँ तक कि एक बार इसको हम साइड में छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें हम और पढ़ते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। क्या थी कि ये अंतिम स्वतंत्र शासक था बंगाल का। क्या था कि सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम आज़ाद शासक था। क्यों? क्योंकि इससे बाद में हमें पता है कि कौन आता है, मीर जाफर आ जाता है, जो एक्चुअल में क्या था कि जो अंग्रेज थे उनकी कठपुतली था। बाद में मीर कासिम आता है, फिर दोबारा से मीर जाफर आता है। वो सारे आज़ाद नहीं थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं कि सिराजुद्दौला क्या था, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था सिराजुद्दौला। क्योंकि जैसे ही इसकी डेथ होती है, प्लासी का युद्ध हार जाते हैं, तो उसके बाद से जो बंगाल था, पूरा बंगाल, उस पर EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं, जो उस टाइम जो पूरा साउथ एशिया था, पूरे के पूरे साउथ एशिया पर कंपनी का राज हो जाता है। कब, किसके बाद में, सिराजुद्दौला के बाद में। ओके, तो क्या था कि जब सिराजुद्दौला नवाब बना था, कब, 9 अप्रैल 1756 में, तब किसकी उम्र क्या थी, आप सोच सकते हो, सिर्फ 23 साल की उम्र में ये बंगाल का नवाब बन गया था। अब सोचो 23 साल की उम्र में इसको बंगाल का नवाब बनाया जा रहा है, तो इसमें कुछ तो खूबी रही होगी। क्या खूबी थी, वो अलीवर्दी खां अच्छे से जानता था, इसने पहचानी थी। कैसे, वो हम अभी आगे हम देखने वाले। ओके, तो क्या था कि 23 साल की उम्र में अलीवर्दी खां द्वारा इसे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अलीवर्दी खां पहले क्या था, नायब नाजिम था बिहार का। अब इसके जन्म और फैमिली हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में और हो जाए और आप इसको थोड़ा अच्छे से जान पाओ करीब से। क्या था कि अलीवर्दी खां, हमें पता कि पहले 1733 में नायब नाजिम बनता है बिहार का। उसके बाद में 1739 में क्या होता है, ये बिहार का नायब बनता है। और 1739 में ही, इससे पहले जो नवाब था सुजाउद्दीन, उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे उसकी डेथ होती है तो उसका जो पुत्र था, उसका नाम क्या था, सरफराज, वो क्या बन जाता है, नवाब, ये वाला सरफराज। ठीक है, जिसने 1739 से 40 तक उसने 1 साल उसने शासन किया था। दोबारा बताता हूँ, 1733 में अलीवर्दी खां क्या होता है, नायब नाजिम बनता है बिहार का। उसी टाइम सिराजुद्दौला का जन्म होता है। 1739 में अलीवर्दी खां, जो नाना थे किसके, सिराजुद्दौला के, वो नायब बन जाते हैं बिहार के। और 1739 में ही उस टाइम जो वहाँ का नवाब था बंगाल का, सुजाउद्दीन, उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे उसकी डेथ होती है, उसका अगला शासक कौन बनता है, उसका पुत्र सरफराज खान बनता है। ओके, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सरफराज खान के साथ जो अलीवर्दी खां वो युद्ध लड़ते हैं, गिरिया का युद्ध, और उसमें सरफराज खान मारा जाता है। और उसके बाद से अलीवर्दी खां नवाब बन जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही इनका जन्म हुआ था सिराजुद्दौला का, तो तभी से इनकी जो एजुकेशन थी, ट्रेनिंग थी, वो एक योद्धा की तरह हुई थी नवाब के महल के अंदर ही। इसलिए ऐसा बोला जाता था, वो लोग सोचते थे कि ये फ्यूचर में जाकर बंगाल का नवाब बन सकता है। और यही हुआ था।
बाद में जाकर ये बंगाल का नवाब बनता भी है, इसीलिए हम इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। अब इसकी कुछ खूबी की बात करते हैं कि ऐसा इसमें क्या था कि अलीवर्दी खान ने, अब जब अलीवर्दी खान इसके नाना नवाब थे, उसी टाइम नवाब के दौरान ही इन्होंने इनको डिक्लेयर कर दिया था क्या, बंगाल का अगला नवाब, क्योंकि ये 1752 में 56 में बनते हैं, लेकिन 1752 में इसे नवाब घोषित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1746 और 47 में, वैसे 1742 में क्या होता है कि मराठा अटैक करना शुरू करते हैं उस पर, बंगाल पर, अलीवर्दी खान के टाइम में, और उसके बाद में 1746 में जाकर 46-47 में जब मराठा दोबारा अटैक करते थे, उस टाइम अलीवर्दी खान के साथ सिराजुद्दौला भी लड़ाई लड़ता है। अब देखिए 1747 की बात है, और जन्म कब हुआ था? 1733। 14 साल की एज में बंदा लड़ाई में जा रहा है, 14 साल की एज में बंदा लड़ाई में जा रहा है, तो कुछ तो इसमें ऐसी खूबी होगी। कुछ योद्धा या जो शासक बनते हैं नवाब के, उसमें गुण थे इसके शुरू में, वो इसके नाना जी को दिख गए थे, इसीलिए 1752 में इन्होंने इसको नवाब घोषित कर दिया था बंगाल का अगला। हालांकि गद्दी पर ये 1756 में बैठते हैं, पर घोषित यहाँ पर हो चुके थे। आपको याद है ना, 1742 में सबसे पहले मराठा अटैक करना स्टार्ट करते हैं, फिर 1747 में रघुजी भोंसले के लीडरशिप में मराठा फिर अटैक करते हैं, और 1751 के टाइम में क्या होता है कि ये जो मराठा थे वो इनसे उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वो छीन कर ले जाते हैं, और बाद में वहाँ पर एक संधि होती है जिसमें 12 लाख रुपए पर ईयर चौथ के रूप में देना स्वीकार करते हैं मराठाओं को ये बंगाल के नवाब, और प्लस में उड़ीसा का कुछ क्षेत्र भी वो ले जाते हैं। और 1747 में क्या होता है, बैटल ऑफ वर्धमान। ये सारी चीज़ें हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए बोलता हूँ बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को 1 से 2 या 5 बार भी देख लीजिए, आपकी चीज़ें रिवाइज क्लास के अंदर ही सारी हो जाती है, और मैं करवा भी देता हूँ। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, हम लास्ट में फिर से रिवीजन मारेंगे। अब आगे क्या होता है कि जैसे 1756 में नवाब बनता है, क्या होता है 1756 में जैसे ये नवाब बनता है, मैंने क्या बताया, इसकी माँ का नाम क्या था, अमीना बेगम। अमीना बेगम अलीवर्दी खान की अकेली पुत्री नहीं थी, ये 3 बहनें थी। कौन कौन? एक अमीना बेगम, एक घसीटी बेगम, एक और थी, उसका मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, बस ये 2 नाम काफ़ी फेमस थे और एग्जाम में आते भी और आपको पता होना चाहिए। अमीना बेगम इसलिए फेमस क्योंकि ये सिराजुद्दौला की माँ थी, और घसीटी बेगम का भी रोल यहाँ पर आता है, क्योंकि जैसे ही नवाब बनता है तो कुछ लोगों की आंखों में ये रड़कने लगता है। वो लोग कौन थे? घसीटी बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ, मेहताब चंद, शौकत जंग, ये कुछ लोग थे जो स्टार्टिंग में ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब बने। इसलिए जब ये नवाब बनता है तो ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे कर इसको गद्दी से हम हटाएंगे, चाहे में कोई भी षड्यंत्र रचना पड़े, और ये षड्यंत्र रचते हैं। और उसी किसी एक षड्यंत्र का परिणाम था कि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था प्लासी की लड़ाई के बाद में। आपको थोड़ा सा मैं घसीटी बेगम के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके नोट्स बनाने के लिए। क्या था कि ये सबसे बड़ी बेटी थी, किसके? अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी बेटी थी। ओके, और इनकी शादी किससे होती है? तो नवाजिश मोहम्मद खान, जिसे सहमत जंग भी बोलते थे, उनके साथ घसीटी बेगम की शादी होती है। और ये किस पद पर थे? तो ये नायब नाजिम थे ढाका के। कहाँ के? ढाका की। ये ढाका वही है जहाँ पर बंगाल की पहली राजधानी थी, और ढाका से फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर, ये चेंज होती गई थी। तो ये कहते हैं नायब नाजिम थे ढाका के। कौन? सहमत जंग। कौन थे ये घसीटी बेगम के हस्बैंड थे। नायब नाजिम वही है ना, जब 1733 में सिराजुद्दौला का जन्म होता है तब इनके नाना अलीवर्दी खान क्या बनते हैं? नायब नाजिम बनते हैं बिहार के, लेकिन ये ढाका के हैं। ओके, तो इनके साथ इनका शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है घसीटी बेगम का, लेकिन इनके बाद में बच्चा नहीं होता, इनकी संतान नहीं आ पाती, धरती पर जन्म नहीं होता, कोई भी कारण हो सकता है, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, ये एक बच्चा गोद ले लेते हैं। किसको? इकरम उद्दौला। इकरम उद्दौला कौन था? तो ये सिराजुद्दौला का बड़ा भाई था। ठीक है,
सिराजुद्दौला का बड़ा भाई था इकरम उदौला। लेकिन क्या होता है कि इकरम उदौला भी बाद में इसको एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वजह से इकरम उदौला की डेथ हो जाती है और उसी के दुख की वजह से इनका जो हस्बैंड था सहमत जंग, उनकी भी डेथ हो जाती है। ओके, तो जैसे ही इनके पुत्र की डेथ हो चुकी है, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो पूरी जो संपत्ति थी, पूरा जो पैसा था, धन था, वेल्थ, कुछ भी बोल सकते हो, अब वो किसके पास आ जाएगा? किसके पास आ जाएगा? घसीटी बेगम के पास, जो कौन थी? अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी। तो यही कारण था कि इसके पास क्या था? काफी सारा धन था, इसके पावर थी, और इसी पावर और धन की वजह से इसका वहां पर उस राजमहल में, वहां पर शासन में, प्रशासन में इनकी काफी चलती थी, प्रभाव था। ओके, और यही प्रभाव के कारण नवाब को ऐसा लगा था सिराजुद्दौला को कि ये मुझे यहाँ से हटा सकती है, तो क्यों ना इसको मैं ही हटा दूं। ओके, तो ये तो है बाद की बात। पहले हम बात करेंगे घसीटी बेगम की। तो क्या होता है कि जैसे इकरम उदौला की डेथ हो जाती है तो ये क्या सोचते हैं कि अब तू तो नवाब बनने से रही, तो मैं क्या करती हूँ कि हमें ये बंदा नवाब नहीं चाहिए, हम किसी और को नवाब बनाते हैं। कौन? शौकत जंग को नवाब बनाते हैं। शौकत जंग आपको याद आया? अब याद कीजिए अलीवर्दी खां वाली क्लास, जिसमें कि युद्ध होता है, जिसमें अलीवर्दी खां उसे हराता भी है। तो क्या होता है, ये जो शौकत जंग था, ये कौन था? ये इनकी जो तीसरी बहन थी। पहली कौन थी? घसीटी बेगम, अमीना बेगम, और तीसरी जो बहन थी उसका पुत्र था शौकत जंग। ये इसे कोशिश करते हैं कि हम इसे नवाब बनाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही प्लासी का युद्ध खत्म होता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है, तब जो घसीटी बेगम थी इसे बंदी बना दिया जाता है जेल के अंदर। किसके द्वारा? मीर जाफर के अंदर, मीर जाफर के द्वारा। लेकिन बाद में क्या होता है कि मीर जाफर का पुत्र था मीरान या मीरन। किसका पुत्र था? मीर जाफर का। उसे ऐसा लगता है कि घसीटी बेगम को यहाँ पर मार सकते हैं, तो क्यों ना इसको मैं किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दूं। तो ये 1760 में इसे मुर्शिदाबाद से इसे शिफ्ट करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में इसको मार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने उनको मरवाया था, पर हमें अभी उसकी साक्ष्य हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ एक कहानी बना रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी थी घसीटी बेगम की, जिसे मेहरुनिसा भी बोलते थे। ओके, ये किसकी पुत्री थी? अलीवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी, जिनकी शादी किसके साथ हुई थी? सहमत जंग के साथ। इन्होंने इकरम उदौला को गोद लिया था, उसकी डेथ हो गई थी स्मॉल पॉक्स के कारण। उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, इसके पास पूरा पैसा आ गया, और बाद में ये सोचते कि मैं शौकत जंग को अगला नवाब बनाती हूँ, और पूरी कहानी चलती है। अब वापस लौटते हैं यहाँ पर। ये इसका आपको मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दिया। तो जैसे ही यहाँ पर आते, इसके पास क्या था? ह्यूज धन था, प्रभाव था, ताकत था, जिसका डर था कि सिराजुद्दौला को ये हटा सकती थी। तो अब क्या होता है? एक्शन बाय नवाब। अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये सारे नवाब जो था वो एक्शन लेता है अपने खिलाफ, जितने भी जो ये षड्यंत्र रच रहे थे उनको खत्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कितने बंदे हैं? मीर जाफर, शौकत जंग, जगत सेठ, मेहताब चंद, घसीटी बेगम, उन सभी का ये सोल्यूशन निकालता है। पहला सोल्यूशन किया, घसीटी बेगम के पास जितना जो पैसा था, धन था, वो सारा इनसे छीन लेता है, और मोती झील जो पैलेस था, महल था, उसमें इसको बंदी बना दिया जाता है। ओके, इसका यह काम हो गया। घसीटी बेगम, पहला दुश्मन हटा। दूसरा क्या था? मीर जाफर। ये पहले किस पद पर था? पे मास्टर था। क्या था? पे मास्टर था। अब इसकी जगह पर मीर मदान को पे मास्टर बना दिया जाता है सिराजुद्दौला के बारे में। आपको मैंने बताया था ना कि घसीटी बेगम की वहाँ पर डेथ हो जाती है जब इसे शिफ्ट कर रहे होते हैं मुर्शिदाबाद। तो ऐसा कहा जाता कि मीर मदान के द्वारा ही सिराजुद्दौला ने उसको मरवा दिया था। ओके, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम सिराजुद्दौला ये जिंदा नहीं थे, क्योंकि 1757 में इनकी कहानी खत्म हो जाती है, और 1760 की ये बात है जब इसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ऐसा कहा जाता है, किताबों में लिखा है, तो मानकर चलते हैं। पर ये एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेंगे, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए।
तो क्या होता है, मीर जाफर पहले पे मास्टर था, उसकी जगह पर मीर मदान को पे मास्टर बना दिया जाता है। यानी सिराजुद्दौला क्या करते हैं, अपने जो फेवरेट बंदे थे, अपने जो पसंदीदा जो लोग थे, उनको नए नए पद देता है, और जो इनके जो दुश्मन थे उनको ये हटा देता है। अगला क्या था, जो मोहनलाल था उसे पेशकर ऑफ दीवाने खाना के पोस्ट पर बैठा दिया जाता है। और जो शौकत जंग था, कौन था, शौकत जंग, जो उस टाइम पूर्णिया का गवर्नर था, कहाँ का, पूर्णिया का गवर्नर था, उसको भी ये कुचल देता है, उसका दमन कर देता है, और बाद में ये मारा भी जाता है एक लड़ाई में। ओके, शौकत जंग कौन था, उसका कजन ही था, उसकी मौसी का लड़का था। तो इनके जितने सारे दुश्मन थे वो यहाँ पर सारे के कर खत्म हो जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि इसके टाइम में कुछ घटनाएं घटी थी सिराजुद्दौला के टाइम में। जैसे एक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, कालकोठरी की त्रासदी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में दूसरी घटना कौन थी, प्लासी का युद्ध। वो दो घटनाएं थी जो इनके कार्यकाल में घटी थी, और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था हमारे इतिहास पर। तो यहाँ तक हो चुके हैं, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। आपको याद है अलीनगर की संधि हम कर चुके हैं। अलीनगर की जो संधि होती है वो ब्लैक होल, ये जो घटना होती है उसके बाद में होती है। ठीक है, अब पहले क्या होता है समझ लीजिए कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये घटना कब घटी थी, तो 20 जून 1756 को ये घटना घटती है। हुआ क्या था कि एक कालकोठरी थी, कहाँ पर, फोर्ट विलियम के अंदर। कितना का एरिया मान सकते हो आप उसका, 14 × 18 फीट, 14 × 18 फीट। अभी आपके सामने जो बोर्ड है ये 6 फुट का है, 6 फुट का है, तो इसका 3 गुना मान लीजिए आप, और 14 फुट वैसे नीचे मान लीजिए। इतना छोटा सा कमरा था, उसमें 146 अंग्रेजों को कैद कर देता है, 146 बंदों को रात को। और जब सुबह जब उसका द्वार खोला जाता है, वहाँ पर कितने लोग बसते हैं, 23 लोग बसते हैं। ये क्यों हुआ समझते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो नवाब था सिराजुद्दौला, ये बचपन से ही इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी सब कुछ एक नवाब के महल में हुआ था। इसने अपने नाना जी के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसको पता था कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए हैं, ये क्या बोलते हैं उसे हम कॉलोनी, कहाँ पर गया, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये इनका पर्पज था कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पर हम सबसे पहले वहाँ पर जाएंगे, बिजनेस करेंगे, बाद में वहाँ पर कब्जा कर लेंगे और उसको एक कॉलोनी के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। ग्लोबलाइजेशन, पूर्ववैश्वीकरण। तो ये नवाब इस चीज़ से पहले क्या था, अवेयर था। ओके, तो बाद में क्या होता है कि ये मतलब कुछ ऐसी हरकतें करते हैं अंग्रेज कि जिसकी वजह से नवाब को गुस्सा आता है। तो फिर क्या होता है कि नवाब ऐसे तो उन पर एक्शन ले नहीं सकता, उन पर ये चार्ज फाइल करता है। 3 सबसे बड़े चार्ज कौन से थे, कौन से इस पर इल्ज़ाम लगाता है। पहला, किलेबंदी करना। इन्होंने क्या किया था, जो फोर्ट विलियम था उस पर ये किलेबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते, कि उस टाइम हमें पता है कि जो फ्रेंच थे अंग्रेजों को लगता था कि ये फ्रेंच तुम पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ना अपने एरिया को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, किलेबंदी कर दी जाए। तो वो किलेबंदी करना स्टार्ट करते हैं फोर्ट विलियम के चारों ओर। ये बात है 1756 की। तब नवाब उन्हें क्या बोलता है कि चलो किलेबंदी कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी ना, आपने हमें कोई नोटिस दिया, आपने मेरी मर्जी के बिना, आप खुद यहाँ पर खुद को नवाब साबित करने पर तुले हो। तो ये उन्हें ऑर्डर देता है कि आप स्टॉप कर दीजिए, आप अपना काम रोक दीजिए, पर वो उनका ऑर्डर नहीं मानते। तो एक तो पहला कारण ये था। दूसरा क्या था, दस्तक का मतलब क्या था कि उस टाइम जो मुगल सम्राट थे उन्होंने अंग्रेजों को बिजनेस करने के लिए कुछ रियायत दी हुई थी टैक्स के अंदर। ठीक है, टैक्स के अंदर कुछ छूट दी हुई थी, तो उसका ये गलत फायदा उठा रहे थे। कैसे उठा रहे थे वो हम डिटेल में समझेंगे अलग वीडियो में, जब हम दस्तक के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। अब इतना समझिए कि इनको कुछ छूट दी हुई थी, उसका गलत फायदा उठा रहे थे, जिससे होता क्या था कि नवाब को जो टैक्स मिलना था वो कम हो गया था, नवाब को नुकसान हो रहा था। दूसरी वजह ये थी। तीसरी क्या थी, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से जानते थे फूट डालो एंड राज करो। तो नवाब के कुछ दुश्मन थे, जैसे कि कौन,
कृष्ण दास, ये क्या थे, इनके सरकारी, इनका जो पूरा महल था उसके अंदर ये किसी पद पर थी और उस टाइम कोई सरकारी फंड आया हुआ था, तो उनका ये जो वितरण करते हैं, बांटते हैं, तो ये सही से नहीं करते, ये उसमें कुछ घपला कर देते हैं। तो जब ये नवाब को पता चलता है तो नवाब उनको सजा देने के लिए अपने सैनिक भेजते हैं, तो ये वहाँ से ढाका भाग जाते हैं। और ढाका भागने के बाद जो अंग्रेज थे वो उन्हें अपने पास शरण देते हैं कि आपकी रक्षा हम करेंगे। यानी नवाब के दुश्मन को शरण कौन दे रहा है, अंग्रेज दे रहे हैं। बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक वैसी ही बात थी। तो ये नवाब को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। ये 3 इस पर इल्जाम लगाता है, चार्ज फाइल करता है, और जब अंग्रेज इनकी बात को नहीं सुनते तो फाइनली नवाब इन पर अटैक करता है कलकत्ता पर और कब्जा कर लेता है जून 1756 के अंदर, जून 1756 के अंदर। और ये क्या है, जून 1756। तो जब ये इन पर अटैक करता है तो नवाब ने किले पर कब्जा कर लिया, तो नवाब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये अटैक करते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे जो अंग्रेज थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर कुछ अंग्रेज वहाँ पर बच जाते हैं। तो जितने जो अंग्रेज बचते हैं वो लगभग 146 थे। उन सभी को 14 बाई 18 फीट के जो एक छोटा सा रूम था उसके अंदर वो कैद कर देते हैं और सुबह तक उसका डोर भी ओपन नहीं करते। तो जब सुबह का जब टाइम होता है, जब गेट खोला जाता है, तो उसमें से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे। बाकी ऑक्सीजन की कमी के कारण, पानी वहाँ पर नहीं था, सारे के सारे दम घुटने की वजह से मारे जाते हैं। और ये घटना किसने बताई थी, जेड होलवेल ने, क्योंकि ये बंदा भी उस टाइम उसके अंदर ही था, लेकिन ये खिड़की के पास में था इसलिए बच गया था। 23 लोग बचते हैं। तो ये कहानी थी आज तक की हमारी। अब कुछ बातें इसमें बच चुकी हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास में चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी। अभी आपको मैं फटाफट रिवीजन करवाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप में चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, और लास्ट में जब क्लास ख़त्म करें तो हमें पता हो कि हमने क्लास में अभी तक क्या क्या किया है। शुरू में क्या था, सिराजुद्दौला से पहले नवाब कौन था, आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है, ठीक है। कौन था पहले नवाब, अलीवर्दी खान था। बाद में कौन बना था, मीर जाफर। ये कौन से नंबर का नवाब था, तो 5वें नंबर का। कब बना था, 9 अप्रैल 1756 में। कब तक, 23 जून 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक। इसका पूरा नाम क्या था नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। पिता का नाम जैनुद्दीन, माता का नाम अमीना बेगम। मकबरा इसका कहाँ पर बना था, खुशबाग मुर्शिदाबाद के अंदर, जहाँ पर अलीवर्दी खां का मकबरा था। जन्म कब हुआ था, 1733 में, जब इसके नाना नायब नाजिम बनते हैं डिप्टी सूबेदार बिहार के। ये अंतिम स्वतंत्र शासक था। उसके बाद में अंग्रेजों का कब्जा हो गया था बंगाल और उसके बाद पूरे साउथ एशिया में। जब ये नवाब बना था तो इसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। इसके जो नाना थे अलीवर्दी खां, वो 1739 में बिहार के नायब बनते हैं और 1739 में बिहार का जो नायब था सुजाउद्दीन, वो मारा जाता है और उसका पुत्र सरफराज खां अगला नवाब बनता है। इसकी जो पूरी एजुकेशन ट्रेनिंग थी वो महल में ही हुई थी। और 1746-47 में मराठा अटैक करते हैं, तब ये अपने नाना की मदद भी करता है। इसीलिए 1752 में इसे नवाब घोषित कर दिया जाता है, इसके नाना जी के द्वारा, अलीवर्दी खां के द्वारा। अगर आपको याद हो अलीवर्दी खां वाली क्लास, तब हमने डिस्कस किया था कि जब अफगान अटैक करते हैं बिहार वाले क्षेत्र को छीनने के लिए, तब इसके नाना जी सिराजुद्दौला को भेजते हैं, ओके, और ये उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो जैसे ही नवाब बनता है तो कुछ लोगों को इससे जलन होती है। किस किस को, घसीटी बेगम, मीर जाफर, जगत सेठ, मेहताब चंद, शौकत जंग। घसीटी बेगम कौन है, इसकी मौसी है, यानी ये इसके नाना की सबसे बड़ी पुत्री थी। घसीटी बेगम की शादी किससे होती है, तो नवाजिश मोहम्मद खां या सहमत जंग से होती है, जो नायब नाजिम था ढाका का। ये एक बच्चा गोद लेते हैं, इकरम उद्दौला, जो बाद में बीमार होता है, उसकी डेथ हो जाती है। बाद में कोशिश करते हैं कि शौकत जंग को मैं नवाब बनाती हूँ, क्योंकि इसके बेटे के दुख में इसके पति की भी डेथ हो जाती है। बाद में इसे जंजीरा महल नामक जेल में से कैद कर दिया जाता है और बाद में मीर जाफर के लड़के मीरान दोबारा इसे मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर रहे थे 1760 में, वहाँ पर ये मारी जाती है। दूसरा था मीर जाफर, जो अगला नवाब बनता है, बाद में जाकर हम पढ़ेंगे बाद में। जगत सेठ, मेहताब चंद और शौकत जंग। शौकत जंग भी इसके मौसी का लड़का था, क्योंकि इसकी माँ और ये 3 बहनें थी, अमीना बेगम, घसीटी बेगम और ये इनकी अम्मी। तो अब नवाब इनको हटाता है तो इनका पूरा धन छीन लेता है,
और मोती झील में इसे कैद कर देता है। मीर जाफर पहले पे मास्टर था, उसका पद मीर मदान को मिलता है और मोहनलाल को पेशकर ऑफ दीवाने खाना का पद दिया जाता है। और शौकत जंग जो पूर्णिया का गवर्नर था, इसे भी बाद में मार दिया जाता है। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के अंदर काल कोठरी थी 14 बाई 18 फीट की, जिसमें 146 लोगों में से 23 लोग बचते हैं। ये घटना किसने बताई थी? जेड होलवेल ने। इसका कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने पहले किलाबंदी कर ली थी, दूसरा उन्होंने दस्तक का गलत फायदा उठाया था, तीसरा इसके दुश्मन को शरण दी थी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। पहला नवाब कौन था बंगाल का? तो मुर्शिद कुली खां था, दूसरा सुजाउद्दीन था, तीसरा सरफराज था, चौथा अलीवर्दी था, पांचवा सिराजुद्दौला था, छठा मीर जाफर था, सातवां मीर कासिम था और आठवां मीर जाफर दोबारा से बनता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और एक चीज़ मैं पिछली क्लास में आपको बताना भूल गया था, सबसे नीचे आपको लिखी मिलेगी कि अलीवर्दी खां था, उन्होंने अंग्रेजों को, यूरोपियों को एक उपाधि दी थी मधुमक्खी की। उसने बोला था कि यूरोपियन जो लोग हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं कि अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो छेड़ेंगे नहीं तो ये हमें शहद देंगे, ओके। लेकिन अगर इन्हें हम छेड़ेंगे तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगे। तो ये आपको बात याद रखनी है कि यूरोपीय जो लोग थे उन्हें मधुमक्खी किसने कहा था? तो अलीवर्दी खां ने कहा था। तो ये आज की क्लास थी। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। बाकी जो चीज़ें बच गई वो अगली क्लास में करेंगे। तो आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और ब्लॉग पर जाकर आप इसके नोट्स डाउनलोड कीजिए और आराम से बैठकर लिखिए। बाकी आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए डाउनलोड कर और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।